Hello students, welcome back to my YouTube channel Pharmacy with Priya. So this is the part 2 of your Neosomes lecture. I hope first lecture was clear to you all. So let's move forward. In this lecture we will be studying the factors affecting Neosomes formation. इस लेक्चर में हम वो सारे फैक्टर्स जो न्यूज़ोम की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. So first of all, we will study nature of surfactant, cholesterol, inclusion of a charged molecule, structure of surfactant, temperature of hydration and nature of encapsulated drugs. ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके न्यूज़ोम की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं. मीन्स अफेक्ट करते हैं से क्या मतलब होता है? अफेक्ट करते हैं से मतलब होता है कि अगर मैं कैसा सर्फेक्टेंट ले रही हूँ, मैं किस हिसाब का मतलब कितना कोलेस्ट्रॉल डाल रही हूँ, मतलब इन सब चीज़ों का क्या रोल है, इनको ऊपर नीचे करने से क्या फ़र्क पड़ेगा आपके न्यूज़ोम की फॉर्मेशन पे. क्या पता वो ना बने, क्या पता वो बहुत अच्छे से बन जाए. जैसे ऑप्टिमाइज वगैरह भी आप लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग करते हैं. ये सारे फैक्टर्स वही आपको बता रहे हैं कि मेरे को ऐसा सर्फेक्टेंट लेना चाहिए तो अच्छा न्यूज़ोम बनेगा. मैं कोलेस्ट्रॉल क्यों ऐड करती हूँ, है ना, मैं चार्ज मॉलिक्यूल क्यों इंक्लूड कर रही हूँ. भाई अगर सर्फेक्टेंट तो बहुत टाइप के हैं, तो मेरे को कैसा वाला सर्फेक्टेंट लेना है, मुझे क्या टेम्परेचर रखना है, ऑल दैट स्टफ. सो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ द सर्फेक्टेंट. कैसा सर्फेक्टेंट मुझे यूज़ करना है. अ सर्फेक्टेंट used for the preparation of neosomes must have a hydrophilic head and hydrophobic tail. The hydrophobic tail may consist of one or two alkyl or perfluoroalkyl groups or in some cases a single steroidal group. ये बोल रहे हैं कि सर्फेक्टेंट जो है उसका एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होता है. तो जो आपकी टेल है उसमें या तो एक या एक से ज़्यादा एल्काइल या पर फ्लोरो एल्काइल ग्रुप होते हैं या फिर कभी कभी स्टेरॉयडल ग्रुप भी होते हैं. वो सर्फेक्टेंट जो हम न्यूज़ोम के लिए यूज़ कर रहे हैं. दूसरी बात, द एथर टाइप सर्फेक्टेंट्स विथ सिंगल चेन एल्काइल एज हाइड्रोफोबिक टेल इज मोर टॉक्सिक देन करस्पॉन्डिंग डाई एल्काइल ईथर चेन. ये बोल रहे हैं कि जो आपका ईथर टाइप का सर्फेक्टेंट होता है जिसमें सिंगल चेन एल्काइल होती है वो ज़्यादा टॉक्सिक होगा रादर देन दी डाई एल्काइल ईथर चेन. अगर एक एल्काइल का है ना, देखो एक हाइड्रोफोबिक टेल है उसमें एक ही सिंगल चेन एल्काइल है तो वो ज़्यादा टॉक्सिक है बजाय कि दो डाई एल्काइल चेन से. समझ आया? एक एथर टाइप का सर्फेक्टेंट दिया, एक में मैंने आपको बोला कि एक में एक एल्काइल चेन है, दूसरे में मैं आपको बोलूँ भाई दो डाई एल्काइल चेन्स है. तो आपको अगर मैं पूछूं कि कौन सा ज़्यादा टॉक्सिक है तो आप क्या बताओगे? जिसमें एक है टेल वो ज़्यादा टॉक्सिक है. ओके, अब हम आते हैं ईस्टर टाइप सर्फेक्टेंट में. अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने पढ़ा ईथर टाइप. अब मैं बता रही हूँ आपको ईस्टर टाइप, तो कंफ्यूज नहीं होना है. ईस्टर टाइप आपके क्या होते हैं? केमिकली लेस स्टेबल होते हैं देन द ईथर सर्फेक्टेंट. और ये जो ईस्टर वाले होते हैं ये लेस टॉक्सिक होते हैं देन C, and the former is less toxic than the latter due to ester-linked surfactant degraded by esterases to triglycerides and fatty acid in vivo. जो आपका ईस्टर टाइप का सर्फेक्टेंट है जब वो बॉडी में जाएगा, ठीक है, तो वो डिग्रेड हो जाएगा. किससे डिग्रेड हो जाएगा? एस्टरेज उसके ऊपर एक्ट करेगा और उसको ट्राइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड में ब्रेक कर देगा. एंड दैट इज वाई जो हमारा ये फॉर्मर है ये लेस टॉक्सिक है देन द लैटर. ठीक है, ईस्टर टाइप सर्फेक्टेंट्स आर केमिकली लेस स्टेबल देन ईथर टाइप. अभी इस लाइन की बात हो रही है. इस लाइन में ये बोल रहा है कि जो फॉर्मर है ईस्टर वाला है ये लेस टॉक्सिक है देन द ईथर टाइप. वाई? ड्यू टू द डिग्रेडेशन. ये डिग्रेड हो जाता है. जब ये डिग्रेड हो गया तो फिर ये लेस टॉक्सिक बन गया, राइट. तो अब हम आगे चलते हैं. ये नेचर ऑफ सर्फेक्टेंट में था. आगे मैं पढ़ा सॉरी एक और स्लाइड है. द सर्फेक्टेंट्स विद एल्काइल चेन लेंथ from C12 to C18 are suitable for preparation of neosomes. अब हम बता रहे हैं कि वो सर्फेक्टेंट जिनमें एल्काइल चेन लेंथ कितनी होगी, जिनमें कार्बन 12 और कार्बन 18 तक होंगे, वो आपके सर्फेक्टेंट प्रिफरेबल होते हैं न्यूज़ोम्स के लिए. ठीक है, सर्फेक्टेंट्स सच एज C16EO5 और C18EO5 आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहेड्रल वेसिकल्स. अगर मैं आपको बोलूँ कि नियोसोम्स ही बनाने हैं विद पॉलीहेड्रल वेसिकल्स होना चाहिए उनका, तो आप क्या यूज़ करोगे? यू विल यूज़ C16EO5 और C18EO5. ओके, स्पैन सीरीज सर्फेक्टेंट्स हैविंग HLB number of between 4 and 8 can form vesicles. स्पैन सीरीज के अगर आप सर्फेक्टेंट लोगे तो आप हमेशा देखना कि उनकी HLB नंबर कितना होना चाहिए? बिटवीन 4 and 8. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं.
तो आगे चलते हैं अब। नाउ हम कोलेस्ट्रॉल का रोल पढ़ते हैं। Steroids are important components of the cell membrane and their presence in membrane affect the bilayer fluidity and permeability. As we all know, cholesterol क्या है? It is steroidal in nature. तो हम बोल रहे हैं कि these are the very important components of your cell membrane. Cell membrane के भी components होते हैं और इनकी जो presence होती है ना बच्चों किसी भी आपके membrane में, वो क्या affect करती है? bilayer की फ्लूइडिटी और परमिएबिलिटी को। ठीक है, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। फ्लूइडिटी और परमिएबिलिटी होती है कि फ्लूइड कितना है, कितना फ्लेक्सिबल है, कितने आराम से वो मुड़ तुड़ पा रहा है, और परमिएबिलिटी उसमें से चीज़ें कितनी आराम से पास हो पा रही हैं। तो कोलेस्ट्रॉल इज अ स्टेरॉइड डेरिवेटिव वी ऑल नो विच इज मेनली यूज्ड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ नियोसोम्स। भाई कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड डेरिवेटिव है, हाँ जी बिल्कुल है, जो कि नियोसोम की फॉर्मुलेशन के लिए यूज होता है। Although it may not show any role in the formation of bilayer, बच्चों वो bilayer की formation में कोई रोल नहीं करता प्ले, पर उसके इंपॉर्टेंस किस में होती है? आप जब भी उसके लेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स को मैनिपुलेट करना चाहोगे ना, जैसे फ्लूइडिटी, परमिएबिलिटी, रिजिडिटी, उसमें उसका रोल आता है। कैसे? In general, incorporation of cholesterol affects properties of neosomes like membrane permeability, मैंने अभी बताया, rigidity, encapsulation also, ease of rehydration of freeze-dried neosomes and their toxicity. तो toxicity हुई बच्चों, encapsulation efficiency हुई, ease of rehydration हुआ, इन सब में इनका रोल आता है। किसका रोल आता है? कोलेस्ट्रॉल का। अब देखो इसका मेन काम क्या है। इट प्रिवेंट्स द वेसिकल एग्रीगेशन बाय इंक्लूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स that stabilize the system against the formation of aggregates by repulsive steric or electrosteric forces that leads to the transition from the gel to the liquid phase in neosome systems. As a result of this, the neosome become less leaky in nature. See, this is very important point. कोलेस्ट्रॉल करता क्या है? आपने नियोसोम्स बनाए तो क्या होता है ना कि नियोसोम्स की जो वेसिकल्स है ना एग्रीगेट हो जाती हैं, आपस में से मिल सी जाती हैं। तो अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल हमने डाला हुआ है ना, तो वो क्या करेगा, वो उनको ना रिपल्सिव फोर्सेस उनमें डाल के रखेगा। रिपल्सिव मतलब एक दूसरे से अलग रहेंगे, अट्रैक्टिव मतलब होता है एक दूसरे के पास आना, रिपल्सिव मतलब क्या है, यहाँ पे एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। जब ये एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे तो ये क्या करेगा, ये इसको जेल से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करके रखेगा, और इस वजह से जो भी मेरा नियोसोम है वो लेस लीकी हो जाएगा नेचर में। ठीक है, तो हमेशा आपने क्या बोलना है कि कोलेस्ट्रॉल बायलेयर फ्लूइडिटी परमेबिलिटी को बताता है, और दूसरी चीज़ आपको बोलना है वेसिकल को एग्रीगेट नहीं होने देता, नियोसोम्स को लेस लीकी बनाता है। अगर बच्चों को नियोसोम्स लीकी हो गए ना नेचर में, तो आपकी जो ड्रग है, जो भी सामान वगैरह आपने नियोसोम्स में डाला है, वो सब तो बाहर ही आ जाएगा। तो क्या फ़ायदा हुआ नियोसोम बनाने का, है ना? इतनी मेहनत भी करेंगे और कोई फ़ायदा भी नहीं निकलेगा। तो इसलिए आपको ना हमेशा ये सब चीज़ें देख के ही अपनी फॉर्मुलेशन करनी चाहिए। अब हम आते हैं इंक्लूजन ऑफ अ चार्ज्ड मॉलिक्यूल। हम एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल भी इंक्लूड करते हैं। भाई क्यों इंक्लूड करते हैं? सम चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स आर एडेड टू नियोसोम्स टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ नियोसोम्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन व्हिच प्रिवेंट्स एग्रीगेशन एंड कोलेसेंस। द नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स यूज्ड आर डाइएसिटाइल फोस्फेट एंड फोस्फेटिडिक एसिड. Similarly, sterilamine and stearyl pyridinium chloride are the well-known positively charged molecules. अभी हमने ये पढ़ा था ना कि कोलेस्ट्रॉल इंक्लूड करता है मॉलिक्यूल्स को और फिर स्टेबलाइज करता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो ये रहे चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल आपने नियोसोम बनाया, कोलेस्ट्रॉल डाला, चार्ज्ड मॉलिक्यूल भी डाले। क्यों? आपका अल्टीमेट एम क्या है? योर अल्टीमेट एम इज टू स्टॉप द एग्रीगेशन। तो ये है वो चार्ज मॉलिक्यूल, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव में हमेशा याद रखना DCP, दैट इज डाइएसिटाइल फोस्फेट एंड फोस्फेटिडिक एसिड। इसमें ऐसे याद रख सकते हो फोस्फेट और फोस्फेटिडिक मतलब PP से, और यहाँ पे स्टेरिलामीन एंड pyridinium क्लोराइड। ठीक है, और हम कितना करते हैं? 2.5 से 5 मोल% इज टॉलरेबल, बिकॉज अगर आप हाई कंसेंट्रेशन कर दोगे ना तो नियोसोम ही नहीं बनेगा। भाई हमने नियोसोम भी बनाना है, हमने एग्रीगेट भी नहीं करना है, तो परसेंटेज को माइंड में लेके ही हमें बनाना चाहिए। ये जब लैब में बनाओगे ना, तो ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा उधर से क्लियर होंगे, क्योंकि थ्योरेटिकली आप पढ़ लो, पर जब तक प्रैक्टिकली ये चीज़ें परफॉर्म नहीं होती तो समझ नहीं आती इतनी अच्छे से। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सर्फेक्टेंट। The geometry of vesicle to be formed from surfactants is affected by its structure, which is related to critical packing parameters, जिसको आप लोग CPP भी कहते हैं। जो भी आपकी वेसिकल की जियोमेट्री है, सर्फेक्टेंट से आपके वेसिकल्स बन रहे हैं, इट इज़ अफेक्टेड बाय इट्स स्ट्रक्चर विच इज़ रिलेटेड टू CPP। CPP ही आपका बताता है कि आपका वेसिकल कैसा फॉर्म होगा।
On the basis of critical packing parameter of surfactant, we can predict geometry of vesicle to be formed. आप अपने surfactant का अगर critical packing parameter निकाल लें तो आप अपने नियोजोम की ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इसका CPP इतना है तो ये ऐसी ज्योमेट्री का नियोजोम बनेगा. So critical packing parameter can be defined using following equation: V upon LC into A naught. So where V is your hydrophobic group volume. मैंने आपको क्या बताया था, सर्फेक्टेंट में एक हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, एक हाइड्रोफिलिक ग्रुप है. तो V आपका हाइड्रोफोबिक ग्रुप की वॉल्यूम है, LC आपका क्रिटिकल हाइड्रोफोबिक ग्रुप की लेंथ है. बच्चों एक वॉल्यूम है, एक लेंथ है, कंफ्यूज नहीं होना है. ए नॉट क्या है? दी एरिया ऑफ हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप. ऊपर एक हेड है, उसका ये एरिया है. तो वॉल्यूम, लेंथ एंड एरिया. From the critical packing parameter value, type of micellar structure formed can be ascertained as given below. क्या रूल होता है? If CPP is less than half, then formation of spherical micelles. ये याद रखना है. If CPP is more than half and less than 1, then formation of bilayer micelles. And if CPP is more than 1, then formation of inverted micelles. तो आप क्या बोलोगे, कैसे याद रखोगे कि भाई स्फेरिकल, बायलेयर और इन्वर्टेड तीन टाइप के मिसेल्स फॉर्म होते हैं. तो अगर मैं बोलूँ CPP मेरा लेस देन हाफ है तो स्फेरिकल बनाएगा. अगर मैं बोलूँ CPP मोर देन 1 है तो इन्वर्टेड बनाएगा. और बायलेयर कब बनाएगा? बायलेयर बनाएगा आपका जब हाफ से ज़्यादा है और 1 से कम है. ठीक है, ये चीज़ आप याद रख सकते हो, चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपके आगे तक काम आएगा. अब हम आते हैं अमाउंट एंड टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट पे. सी, अमाउंट एंड टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट मतलब कितना अमाउंट डालना है और कैसे टाइप का सर्फेक्टेंट आपको यूज करना है. The mean size of neosomes increases proportionally with increase in the HLB of surfactants like span 85 to span 20. मैं क्या बोल रही हूँ कि जो मेरा नियोजोम है ना उसका मीन साइज बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बढ़ता है. जो भी आप सर्फेक्टेंट ले लो, अगर उसकी HLB वैल्यू है 1.8 और एक की है 8.6, तो जैसे ही आपकी HLB वैल्यू है उसके हिसाब से जो मेरा नियोजोम का मीन साइज है ना वो भी बढ़ जाता है. क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि the surface free energy decreases with an increase in hydrophobicity of surfactant. जैसे जैसे सर्फेक्टेंट का हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस फ्री एनर्जी कम होगी. जब वो सरफेस फ्री एनर्जी कम हो रही है तो मीन साइज बढ़ रहा है. The bilayer of vesicles are either in the so-called liquid state or in gel state, depending on the temperature, the type of lipid or surfactant, and the presence of other components such as cholesterol. ये चीज़ मैंने आपको पहले पीछे भी बता दी कि वो जेल या लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं और वो किस किस पे डिपेंड करेगा, क्या टेम्परेचर है, कैसा सर्फेक्टेंट है, कैसा कोलेस्ट्रॉल है. In the gel state, alkyl chains are present in a well-ordered structure. वेल ऑर्डर स्ट्रक्चर में कब प्रेजेंट होंगे अल्काइल चेन्स? अगर वो जेल स्टेट में. एंड इन द लिक्विड स्टेट द स्ट्रक्चर ऑफ बायलेयर्स इज मोर डिसऑर्डर्ड. बट अगर वही मैं उसको लिक्विड में रख दूंगी, इस लिक्विड स्टेट में रख दूंगी तो वो डिसऑर्डर हो जाएगा. द सर्फेक्टेंट्स एंड लिपिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द जेल टू लिक्विड फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर. जो आपके सर्फेक्टेंट्स और लिपिड्स हैं वो किससे कैरेक्टराइज होते हैं? जेल टू लिक्विड फेज ट्रांजिशन, TC. यहाँ पे C आपका स्मॉल मतलब होगा, ये गलती से मैंने यहाँ लिख दिया है. Phase transition temperature of surfactant also affects entrapment efficiency. That is, span 60 having higher TC provides better entrapment. तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि TC किसको वो कर रहा है, गवर्न कर रहा है entrapment efficiency को भी. तो अगर आपका हायर TC है सर्फेक्टेंट का तो वो उतनी ही ज़्यादा entrapment अच्छी देगा आपको. ठीक है, अब आते हैं composition of membrane. The stable neosomes can be prepared with addition of different additives along with surfactant and drugs. आपको अगर नियोसोम्स बनाने हैं तो उसमें आप डिफरेंट एडिटिव्स भी तो डाल सकते हो विद सर्फेक्टेंट्स एंड ड्रग्स. Neosomes formed have a number of morphologies and their permeability and stability properties can be altered by manipulating membrane characteristics by different additives. मैं बोल रही हूँ कि आप जो है अपना अगर मेम्ब्रेन को मैनिपुलेट कर सकते हो अलग अलग एडिटिव्स डाल के, तो आप उनकी permeability और stability को भी तो alter कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो. In case of polyhedral neosomes formed from C16G2, the shape of this polyhedral neosome remains unaffected by adding low amount of solilon C24, which prevents aggregation due to development of steric hindrance. अगर मैं
पॉलीहेड्रल नियोसोम्स बना रही हूँ C16G2 से, तो जो इनकी शेप है ना वो अनअफेक्टेड रहती है। क्यों? ये तो अच्छी बात है। बाय एडिंग लो अमाउंट ऑफ सोलिलोन, अगर मैंने थोड़ा सा सोलिलोन डाल दिया ना, ये एक एडिटिव में बाहर से डाल रही हूँ, तो एग्रीगेशन नहीं हो रही, स्टेरिक हिंड्रेंसेस ने कर दी, एग्रीगेशन नहीं हो रही, तो हमें तो यही चाहिए ना। क्या हम अपने नियोसोम्स की वेसिकल्स को एग्रीगेटेड चाहते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं चाहते। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा सोलिलोन डाल दूंगी, तो ये एक एडिटिव हो गया। तो मैंने क्या करा, मैंने नियोसोम की वेसिकल की प्रॉपर्टी को ऑल्टर कर दिया। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। द मीन साइज ऑफ नियोसोम्स is influenced by membrane composition such as polyhedral niyosomes formed by C16G2 solulon in ratio 91:9, having bigger size than spherical tubular niyosomes formed by this in ratio 49:2। तो ये क्या बता रहे हैं, पता है आपको, कि जो मीन साइज है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि वो एग्रीगेट नहीं होंगे। अब हम एक साइज का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर मैं पॉलीहेड्रल नियोसोम्स बना रही हूँ C16G2 और सोलिलोन को इतने रेशियो में लेके, तो उसका साइज क्या है, बिगर है देन स्फेरिकल नियोसोम्स, जो कि मैं इन तीनों चीज़ों को ऐड करके बना रही हूँ। तो मैं अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकती हूँ कि हाँ भाई, इसको यूज़ कर रही हूँ तो बड़ी वेसिकल आ रही है, इसको यूज़ कर रही हूँ तो स्फेरिकल आ रही है, तो ऐसे मैं कर सकती हूँ। इसके अलावा एडिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल टू नियोसोमल सिस्टम प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड रिड्यूसेस द लीकेज। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। रिजिडिटी, ये वाला पॉइंट यहाँ पे था, सॉरी कोलेस्ट्रॉल में था ना, एग्रीगेट भी नहीं करता, रिजिडिटी करता है, लीकेज भी नहीं करता। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमारा जो इनकैप्सुलेटेड ड्रग है उसका नेचर कैसा होना चाहिए। द फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनकैप्सुलेटेड ड्रग इन्फ्लुएंस चार्ज एंड रिजिडिटी ऑफ द नियोसोम बाइलेयर। The drug interacts with surfactant head groups and develops the charge that creates mutual repulsion between surfactant bilayers and hence increases vesicle size। आपने जो ड्रग डाला है वो जाएगा सर्फेक्टेंट के पास, बोलेगा मेरे को तुझसे दोस्ती करनी है। अब वहाँ पे क्या करेगा, उनमें एक चार्ज डेवलप हो जाएगा। चार्ज डेवलप हो जाएगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा, म्यूचुअल रिपल्शन, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वेसिकल का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही याद रखना, ड्रग गया, उसने सर्फेक्टेंट से फ्रेंडशिप की, फ्रेंडशिप करके दोनों ने एक चार्ज क्रिएट कर लिया और दोनों एक दूसरे से फिर दूर हो गए, तो वेसिकल का साइज बढ़ गया, म्यूचुअल रिपल्शन हो गया। द एग्रीगेशन ऑफ वेसिकल्स इज प्रिवेंटेड ड्यू टू द चार्ज डेवलपमेंट ऑन बाइलेयर, और इस वजह से उनकी एग्रीगेशन नहीं होगी, है ना। अगर वो अट्रैक्ट करते तो एग्रीगेट कर जाते। इन पॉलीऑक्सीएथाइलिन ग्लाइकोल कोटेड वेसिकल्स some drug is entrapped in the long PEG chains, thus reducing the tendency to increase the size। जो हमारे PEG कोटेड वेसिकल्स होते हैं, हम थोड़ा सा ड्रग इंट्रैप कर देते हैं PEG की चेन्स में, जिससे कि जो साइज इंक्रीज हो रहा है ना वो इंक्रीज ना हो। The hydrophilic lipophilic balance of the drug affects degree of entrapment। इसके अलावा हम उसकी HLB वैल्यू भी देखते हैं क्योंकि वो entrapment को अफेक्ट करती है। अब हम आते हैं टेम्परेचर ऑफ हाइड्रेशन पे। हाइड्रेशन टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस द शेप एंड साइज ऑफ नियोसोम। वो टेम्परेचर जिस पे आप हाइड्रेट कर रहे हो ना, वो भी आपका नियोसोम की शेप और साइज को अफेक्ट करता है। फॉर आइडियल कंडीशन इट शुड बी अबव द जेल टू लिक्विड फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। आइडियल कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो वो जेल टू लिक्विड फेज जो ट्रांजिशन होता है उससे ऊपर होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, उसके अबव होना चाहिए। The temperature change of neosomal system affects assembly of surfactants into vesicles and also induces vesicle shape transformation। एक जैसे मैंने स्टडियाँ इंक्लूड किया है, अरुणोथयुनन et al. Reported that a polyhedral vesicle formed by C16G2 to solulon C24 in the ratio of 91:9 at 25 degrees Celsius, which on heating transformed into spherical vesicle at 48 degrees Celsius, but on cooling from 55 degrees Celsius, the vesicle produced a cluster of smaller spherical neosomes at 49 degrees Celsius before changing to polyhedral structures at 35 degrees Celsius. In contrast, vesicle formed by C16G2 is to cholesterol is to solulon C24 in the ratio of 49:2 shows no shape transformation on heating or cooling. Along with the above mentioned factors, volume of hydration medium and time of hydration of neosomes are also critical factors। इसके अलावा जो मैंने आपको टेम्परेचर ऑफ हाइड्रेशन बताया, वॉल्यूम क्या है, वो कितना हाइड्रेशन मीडियम ले रहे हो, क्या टाइम है, वो भी क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर सिलेक्शन में रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रेजाइल नियोसोम्स और ड्रग लीकेज भी हो सकता है। कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, ये बोल रहा है कि जो अरुणोथयुन था उन्होंने पॉलीहेड्रल वेसिकल्स बनाई थी C16 और सोलिलोन को लेके। जब इनको उन्होंने हीट किया तो वो स्फेरिकल वेसिकल में बदल गई 48 पे, पर जब उन्होंने इनको कूल किया 55 पे तो उन्होंने एक क्लस्टर बना लिया। सो
ये आप देख रहे होगे टेम्परेचर ऑफ हाइड्रेशन के हिसाब से चेंज हो रही है वेसिकल, बट अगर इन्होंने जब दूसरी वेसिकल्स जो बनाई उसने कोई भी शेप चेंज नहीं की, तो ये आपका क्या दिखा रहा है आपको, ये आपको दिखा रहा है कि जो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रेशन है वो बच्चों कैसे अफेक्ट कर रहा है। समझ आ रहा है आपको या नहीं? ठीक है, इसके एक बार हम पूरा यहाँ से देख लेते हैं हमने क्या क्या फैक्टर्स पढ़े थे। नेचर ऑफ सर्फेक्टेंट पढ़ा था, कोलेस्ट्रॉल पढ़ा था, इंक्लूजन ऑफ अ चार्ज्ड मॉलिक्यूल पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ सर्फेक्टेंट पढ़ा, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रेशन पढ़ा एंड नेचर ऑफ इनकैप्सुलेटेड ड्रग पढ़ा। तो नेचर ऑफ सर्फेक्टेंट में आपने देखा हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड, ईथर टाइप, ईस्टर टाइप, कौन टॉक्सिक है कौन कम टॉक्सिक है, और मैंने देखा HLB वैल्यू वगैरह हम क्या लेते हैं वो सब चीज़ें। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल में देखा भाई कि बाइलर फ्लूइडिटी, परमेबिलिटी, रिजिडिटी, लीकेज, एग्रीगेशन, इन सब को अफेक्ट करता है। उसके बाद हमने देखा कि इंक्लूजन ऑफ अ चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है जिसका क्या काम है, एग्रीगेशन ना हो ये चीज़ करना, चार्ज इंड्यूस करके रखता है, रिपल्शन करके रखता है। इसके बाद मैंने स्ट्रक्चर ऑफ सर्फेक्टेंट में CPP पढ़ा कि भाई अगर CPP हाफ से कम है तो स्फेरिकल, CPP 1 से ज़्यादा है तो इन्वर्टेड, CPP हाफ से ज़्यादा है पर 1 से कम है तो बाइलेयर। फिर हमने अमाउंट एंड टाइप पढ़ा कि HLB वैल्यूज़ वगैरह होती हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर्स होते हैं। फिर हमने कॉम्पोजिशन पढ़ा कि हम डिफरेंट एडिटिव्स डाल सकते हैं जिससे हमारी चीज़ें एनहांस हो जाएं। देन वी रेड अबाउट द नेचर ऑफ इनकैप्सुलेटेड ड्रग जो कि चार्ज वगैरह इंड्यूस कर सकता है, वेसिकल साइज इंक्रीज हो जाता है और अगर इंक्रीज नहीं करना तो क्या कर सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रेशन पढ़ा है लास्टली, जहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट डिफरेंट वेसिकल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑल्टर हो रही हैं। सो दिस वाज अबाउट द सेकेंड लेक्चर। आई विल अपलोड द थर्ड लेक्चर सून। टिल देन आप इन सब चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करो, आप इनसे नोट्स भी बना सकते हो एंड I will meet you in the next video. So please like, share and subscribe the channel if you found the channel helpful. Thanks. I will come up with more helpful content for you all. So thank you.